चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान सेट ए के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जीव विज्ञान का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है और इसके लिए कुल अंक जो है वो 70 अंक होते हैं। हम इंस्ट्रक्शन को नहीं देखते हैं, सीधे आ जाते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और जब हम सही विकल्प चुनकर लिखने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है। तो कच्चे नारियल का नारियल पानी जो है वह मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। क्या होता है भाई? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है और इसे हम स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बीज का परिवर्तन होता है। भाई सीधी सी बात है कि बीज का जो परिवर्तन है वो बीजांड से होता है। तो भाई पूरा का पूरा जो ओवरी है वो क्या बनाती है? जो ओवरी है वो बनाती है फ्रूट, फल को निर्मित करने का कार्य करती है। जबकि ओव्यूल जो है वो सीड का फॉर्मेशन करती है। हाँ, जो सीड के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट से निर्मित होते हैं। चलिए अंदर देखते हैं। तीसरा प्रश्न, परागकोश के अंदर की भीतरी परत होती है। देखिए, परागकोश के अंदर की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 परत होते हैं। कौन कौन से 4 परत होंगे भाई? सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर की परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। जो उसके नीचे की जो परत होती है इसको हम कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम कहते हैं, अंतःभित्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद होती है मध्यभित्ति, या जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। और सबसे बाहर अंदर की परत जो होती है वो कहलाती है टेपिटम। ठीक है, सबसे अंदर की परत क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। तो इसका आंसर होगा टेपिटम। अब टेपिटम काम क्या करती है? तो टेपिटम काम करती है न्यूट्रिशन का, पोषण प्रदान करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, यह पोलेन ग्रेन के चारों ओर का आवरण बनाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश होता है। तो ये होता है 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, 8 न्यूक्लियर 7 सेलुलर। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न देखें कि वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो हमारा छठवां प्रश्न है, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो वेलिस्नेरिया में परागण की अगर हम बात करें तो ये होता है जल परागण। अब जल परागण क्या होता है भाई? जब परागण की क्रिया जल में होती है तो इसे हम जल परागण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऊपरी जल परागण, ऊपरी जल परागण। ठीक है, ऊपरी जल परागण का मतलब क्या है? जब परागण की क्रिया जल के ऊपरी भाग पर होती है, जल के ऊपर होती है, तब हम इसे बोलते हैं ऊपरी जल परागण। और इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ठीक है, अब वहीं पर दूसरे प्रकार के जल परागण की बात करें तो अधो जल परागण, अधो जल परागण। और अधो जल परागण का मतलब क्या है? परागण की क्रिया कहाँ होती है? जल के अंदर होती है। तो वेलिस्नेरिया में जो जल परागण होता है वो कहाँ होता है? जल के ऊपर में होता है। ठीक है, अब वेलिस्नेरिया में जल परागण की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात और समझना पड़ेगा कि इसमें परागण की क्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब परागण की क्रिया क्यों इंटरेस्टिंग होती है भाई? क्योंकि इसमें जो मेल गैमेट परागकण जो बनते हैं वो जल के अंदर बनते हैं, लेकिन परागण की क्रिया होती है जल के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में
पहला प्रश्न है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से खालिस्तान ध्रुव कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पर इनकी संख्या है 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है कि शुक्राणु के खालिस्तान भाग में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। तो इसके मध्य भाग में स्थित होता है, या जिसको हम मिडिल पीस भी कहते हैं। आपको याद होगा कि शुक्राणु के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, लेकिन उसको हम 4 भागों में देखते हैं। कौन कौन से 4 भाग? एक होता है हेड वाला रीजन, हेड रीजन। दूसरा होता है इसका कॉलर रीजन। तीसरा होता है इसका मिडिल पीस। और चौथा रीजन जो होता है टेल। तो जो मिडिल पीस वाला जो भाग होता है, इसी मिडिल पीस में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के खालिस्तान भाग में होती है। तो ये होती है ओविडक्ट में, या जिसको हम फैलोपियन डक्ट भी कहते हैं, अंडवाहिनी भी कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है अप्रा या प्लेसेंटा, जो मुख्य रूप से 3 कामों को अंजाम देती है। सबसे पहला पोषण प्रदान करना, दूसरा उत्सर्जन में सहायता करना, और तीसरा जो है वह श्वसन में सहायता करना। इसके बाद अगर हम प्रश्न देखें कि नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो भाई इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण होता है, और इस डिप्लॉइड संरचना को जायगोट कहा जाता है। इस डिप्लॉइड संरचना को क्या कहते हैं भाई? जायगोट कहते हैं। छठवां प्रश्न दिया है, खालिस्तान द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो भाई यहाँ पर शुक्राणु बनने की बात हो रही है। अगर यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आता तो 50 होते, लेकिन यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 200 शुक्राणु बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अप्रा में होता है। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण जो है वो ओरी के अंदर होता है। मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है। बिल्कुल 270 दिनों की होती है। मानव के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। भाई सीधी सी बात है कि 22 ऑटोसोम तो होंगे, लेकिन साथ में जो एक होगा या तो एक्स होगा या वाई होगा। चलिए, मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, तो ये गलत होगा। इसके बाद देखिए, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात है 9:3:3:1। बिल्कुल सही बात है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। बिल्कुल सही बात है। जीन विनिमय की क्रिया पैकाइटिन अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है वो पैकाइटिन अवस्था में ही होती है, तो ये सही बात है। 2 गलत और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सही जोड़ी बनाइए। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जब हम समझेंगे तभी हमको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट चीज़ देखिए, टर्नर सिंड्रोम। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो इसको सबसे पहली चीज़ समझिए कि टर्नर सिंड्रोम को जो है वो सबसे पहले, मैं यहाँ पर पहले इसको समझा देता हूँ। H टर्नर के द्वारा इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया है भाई? H टर्नर के द्वारा इसको सबसे पहले खोजा गया है। किसकी बात कर रहा था मैं? H टर्नर। H टर्नर के द्वारा इसको खोजा गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखें, टर्नर सिंड्रोम को समझना। तो भाई ऑटोसोम, किसी भी जीव में ऑटोसोम, मनुष्य की बात कर रहे हैं तो 22 जोड़े तो होंगे ही। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम कितना होगा भाई? भाई टर्नर सिंड्रोम में जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? टोटल क्रोमोसोम की संख्या की 22 दूनी 44 और 1 45।
45 क्रोमोसोम होंगे। अर्थात 45 क्रोमोसोम होंगे तो ये चूंकि एक्स क्रोमोसोम है इस कारण से ये कैसे होंगे, ये होगी फीमेल होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये फीमेल होगी। अब ये फीमेल कैसी होगी, ये फीमेल होगी स्टेराइल। ठीक है, कैसी होगी, स्टेराइल फीमेल होगी। क्यों होगी स्टेराइल फीमेल भाई, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइक्लेशन और ओव्यूलेशन नहीं होता। इनकी जो गर्दन है वो जाल युक्त होती है, इनकी लंबाई कम होती है और इस तरह के केसेस जो है 25,000 में एक होते हैं। ठीक है, 25,000 में एक होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम का आएगा क्या भाई, इसमें ऑप्शंस क्या आएगा, 2A + X, यही आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज जो है HF क्लिनफेल्टर्स के द्वारा की गई है। HF क्लिनफेल्टर्स के द्वारा की गई है। इसमें होता क्या है इस चीज को समझिए। देखिए ऑटोसोम की बात करें तो 22 पेयर होगा, लेकिन जब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पर XX + Y होता है, अर्थात एक अतिरिक्त X गुणसूत्र इसमें आ जाता है। तो कुल मिलाकर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 47। 46 होना चाहिए लेकिन एक गुणसूत्र कैसा होगा, बढ़ जाएगा। और जब यहाँ पर चूंकि Y क्रोमोसोम है तब ऐसी अवस्था में ये कैसा होगा, मेल होगा। अब मेल है तो कैसा मेल होगा, चूंकि X गुणसूत्र है तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे लक्षण जो महिलाओं में पाए जाते हैं वैसे लक्षण इस पुरुष में दिखाई देंगे। ठीक है, इसकी कुछ बात कर लें तो ये स्टेराइल मेल होता है। ठीक है, इसका चेस्ट फुला हुआ होगा, शरीर पर बाल कम होंगे, शरीर ठीक ना होगा तथा मस्तिष्क जो है वो कम विकसित होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपने, तो इसका ऑप्शंस क्या आएगा भाई, पहले वो तो देख लें। इसका ऑप्शंस क्या आएगा, इसका ऑप्शंस आएगा डी वाला, 2A + XX/Y। इसके बाद देखिए मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या होता है पहले इस चीज़ को समझ लें, फिर उसके बाद जो है इस पर हम बात करेंगे। मोनोसोमी मान के चलिए किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड है। ठीक है, कैसी है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब है 2n। ठीक है, 2n है। अगर इस डिप्लॉइड सेट में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, एक गुणसूत्र कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, तब इसे हम बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, और मोनोसोमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है टर्नर सिंड्रोम। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 2n - 1। चलिए आगे देखें, समापन कोडान। समापन कोडान कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं UAG, UGA और UAA। इसको आप अलग अलग तरीके से भी ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आरंभन कोडान। आरंभन कोडान की बात करें ये होता है AUG। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बोल रहा हूँ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर में चीज़ों को समझना है अपने को। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन इनमें से एक प्रश्न जो है उसको समझने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न, यदि DNA अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। तो मैं इसका सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, ये होगा 32%। कितना होगा भाई, 32%। अब ये 32% कैसे होगा, इसको समझना पड़ेगा ना हमें। इसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा चारगाप के नियम की तरफ। ठीक है, किसके नियम की तरफ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा जो चारगाप का जो नियम है उस चारगाप के नियम की तरफ जाना पड़ेगा। अब भाई चारगाप ने क्या कहा था, चारगाप ने कहा था कि प्यूरिन जो है पायरेमिडीन के बराबर होती है। प्यूरिन किसके बराबर होती है, पायरेमिडीन के बराबर होगी। तो जितनी मात्रा में प्यूरिन होगा उतनी ही मात्रा में क्या होगा, पायरेमिडीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए कि प्यूरिन क्या है भाई, एडेनिन है और दूसरा है ग्वानिन। तो फिर और पायरेमिडीन क्या है, थायमीन है और साथ में क्या है, साइटोसिन है। अब यहाँ पर प्रश्न में उसने पूछ लिया है कि साइटोसिन जो है
वो है कितने प्रतिशत? वो प्रतिशत है 18%। अगर साइटोसिन 18% है तो उसके साथ जुड़ता है ग्वानिन, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ये भी 18%। 18 और 18 36%। अब 36% हो गया तो 100 में से 36% घटा दीजिए, अब बचा कितना? 64%। तो इसका मतलब ये है 64% क्या होगा? एडेनिन और थायमिन। अब चूंकि 2 हैं तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दिए तो कितना आ गया? ये 32। तो 32% जो है वो क्या होगा? एडेनिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई? डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डी ऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो एसिड है ना। और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होगा भाई? 90%। किसी एक मृतोपजीवी जीव का नाम लिखिए। आप किसी भी कवक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मशरूम। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में बनता है? सीधा बनता है या उल्टा बनता है, इसका तात्पर्य है। तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा ही बनता है। तो इस प्रकार से इस सेट को हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल किए हैं। अब अगर आप चाहें तो मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूँ, आप इन्हें इसके दूसरे प्रश्नों को देख सकते हैं। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने 12th बायोलॉजी के टर्मिनल एग्ज़ाम के सेट ए के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर इस उपयोगी सिद्ध हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।